आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मार्कंडे जी द्वारा लिखित कहानी हंसा जाई अकेला। वहाँ तक तो सब साथ थे, लेकिन अब कोई भी दो एक साथ नहीं रहा। 10 के 10 अलग अलग खेतों में अपनी पिंडलियाँ खुजाते हाँफ रहे थे। समझाते समझाते उम्र बीत गई, पर यह माटी का माधो ही रह गया। ससुर मिले तो कस कर मरम्मत कर दी जाए। आज बाबा अपने फूटे हुए घुटने से खून पोंछते हुए ठठाकर हंसे। पास के खेत में फंसे मगनू सिंह हंसी के मारे लोट पोट होते हुए उनके पास पहुँचे। पकड़ा तो नहीं गया ससुरा? बाप रे भैया, वे सब आ तो नहीं रहे हैं? और वह लपक कर 4 कदम भागे, पर बाबा की अडिगता ने उन्हें रोक लिया। दोनों आदमी चुपचाप इधर उधर देखने लगे। सावन भादों की काली रात और रिमझिम बूंदें पड़ रही थीं। क्या किया जाए, रास्ता भी तो छूट गया। पता नहीं कहाँ हैं हम लोग। किसी मेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा जाए। मेरा तो घुटना फूट गया है। बुढ़वा कैसे हुक्का पटक के दौड़ा था। अरे भैया कुछ न पूछो। मगनू हो करके हंसने लगे। इसी बीच गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। हंसा जाई अकेला ई देहिया ना रही, मल्ले धोले नहाले खाले, करना हो सो कर ले ई देहिया ना ही रही। 10-1 बीघे के इर्द गिर्द अंधेरे और भय में धसी हुई पूरी मंडली सिमट आई। चेहरे किसी के नहीं दिखाई पड़े, पर हंसी के मारे सबका पेट फूल रहा था। इसी बीच थूक घोंटने की सी आवाज़ करता हुआ वह आया और ज़ोर से हंसने लगा। हो ही गई गलती भैया, मैं कहाँ जानूँ कि मेहरिया है, समझा तुम में से कोई रुक गया है। मगनू ने कहा, सरऊ साण हो रहे हो, अब मर्द मेहरारू में भी तुम्हें भेद नहीं दिखाई पड़ता? ना ही भाई, जब ठोकर खाकर गिरने को हुए ना, मैंने सहारे के लिए उसे पकड़ लिया। फिर जो मालूम हुआ तो हकबका गया। तभी बुढ़वा ने एक लाठी जमा दी। खैर कहो निकल भागा। उसने झुक कर अपनी टांगों पर हाथ फेरा। नीचे से ऊपर तक झरबेरी के कांटे चुभे हुए थे। ससुरे को बीच में कर लो, बाबा ने कहा। मगनू कहने लगे, चलो मेहरारू तो छू लिया, ससुरे की किस्मत में लिखी तो है नहीं। उसे लोग हंसा कहते हैं। काला चिट्टा बहुत ही तगड़ा आदमी है। उसके भारी चेहरे में मटर सी आंखें और आलू सी नाक उसके व्यक्तित्व के विस्तार को बहुत सीमित कर देती है। सीने पर उगे हुए बाल किसी भींट पर उगी हुई घास का बोध कराते हैं। घुटने तक की धोती और मारकीन का 2 गजी गमछा उसका पहनावा है। वैसे उसके पास एक दोहरा कुर्ता भी है, पर वह मौके झोंके या ठारी के दिनों में ही निकालता है। कुर्ता पहनकर निकलने पर गांव के लड़के उसी तरह उसका पीछा करने लगते हैं जैसे किसी भालू का नाच दिखाने वाला मदारी का। हंसा दादा, दूल्हा बने हैं दूल्हा। और नन्हे नन्हे चूहों की तरह उसके शरीर पर रेंगने लगते हैं। कोई चुटैया उखाड़ता है तो कोई कान में पूरी की पूरी अंगुली डाल देता है। कोई लकड़ी के टुकड़े से नाक खुजलाने लगता है तो कोई उसकी बड़ी बड़ी छातियों को मुंह में लेकर हंसा माई का नारा लगाने लगता है। इसी बीच एक मोटा सोटा आ जाता है। वह हंसा के कंधे से सटाकर लगा दिया जाता है और हंसा 2-1 बार उस पर अंगुलियां दौड़ाकर आलाप भरते भरते रुककर कहता है, बस ना। लड़के चिल्ला पड़ते हैं, नहीं दादा अब हो जाए। और कोई पैर से लटक जाता है तो कोई हाथ से। फिर वह मगन होकर गाने लगता है, हंसा जाए अकेला ई दहिया ना ही रही। उस दिन 12 बजे रात को गांव लौटकर हंसा धीरे सीधे बाबा के दालान आया। लालटेन जलाई गई। हंसा अपनी पिंडलियों में धंसे झरबेरी के कांटों को चुनने लगा। जैसे जाड़े में चिल्लर पड़ जाते हैं, उसी तरह हंसा के टांग में कांटे गड़े थे। बाबा ने कहा, कहाँ जाएगा ठोंकने पकाने इतनी रात को, यहीं 2 रोटी खा ले। और झरबेरियों के कांटे देखे तो उन्हें जैसे आज पहली बार हंसा की भीतरी जिंदगी की झांकी दिखाई दी। इतनी खेत बाड़ी, इतना घर द्वार, पर एक मेहरारू के बिना बिलल्ला की तरह घूमता रहता है। बाबा उठकर हंसा की पिंडलियों से कांटे बीनने लगे। उसे रतौंधी का रोग है, इसलिए रात को वह गांव से बाहर नहीं जाता।
वह तो मझगवां का दंगल था जो उसे खींच ले गया। बाबा सरताज हैं पहलवानों के, बाबा क्यों न जाते। बेर डूब गई वहीं। चले तो अंधेरा घिर आया था। 5 मील का रास्ता था। हंसा 10 लोगों की टोली के बीच में चल रहा था। कई बार उसके पांव लोगों से लड़े तो लोगों ने गालियां दी और उसे पीछे कर दिया। हंसा गालियों का बुरा नहीं मानता। वह बहुत सारे काम गाली सुनने के लिए ही करता है। गांव के बूढ़ों बुजुर्गों की इस दुआ से उसे मोह है। वह पीछे पीछे आ रहा था। रास्ते में एक गांव आया तो गलियों के घुमाव फिराव में वह ज़रा पीछे रह गया। एक झोपड़ी के आगे एक बूढ़ा बैठा हुक्की गरमाया था। उसकी जवान बहू किसी काम से बाहर आई थी। 10 आदमियों की लंबी कतार देखकर बगल में खड़ी हो गई। फिर हंसा के आगे से वह निकलकर जाने को हुई तो संयोग से हंसा के पांव उससे लड़ गए और अंधेरे में गिरते गिरते वह हंसा के बाजुओं में आ गई। बहू चीख उठी। बूढ़ा हुक्की फेंक कर डंडा लिए दौड़ा, लेकिन हंसा निकल गया। दूसरा डंडा उसकी बहू की ही पीठ पर पड़ा। यह गए वह गए और सारी मंडली रात के अंधेरे में खो गई। सबकी आंखें साथ दे रही थी, पर हंसा खाइयों खंदकों में गिरता पड़ता भागता रहा। बाबा कांटा बीनते जा रहे थे। हंसा अपनी मटर सी आंखों को बार बार अपने भालू के से बालों में धंसाता। हाथ को कांटे मिल जाते पर आंखें न खोज पाती। रह रहकर रास्ते की वह घटना उसके सामने नाच जाती। क्या सोचती होगी बेचारी। और वह बाबा की ओर देखने लगता। बड़ी चूक हो गई भैया, समझो निकल भागे किसी तरह, नहीं तो जाने का कहती दुनिया। हमें तो यही सोचकर और लाज लग रही थी कि तुम भी साथ थे। अरे यह क्या कहता है हंसा? यही कि अपने साथ ऐसे लोग रहते हैं। कितना नाव गांव है, कितनी हंसाई होती। हंसा कभी कोई बात सोचता नहीं, पर आज बार बार उसका दिमाग उलझ जाता था। अगर भैया चाहें तो। इसी बीच आजी पूड़ियाँ थाल में परसे बाहर आईं। हंसा हड़बड़ाकर उठ गया। बहुत दिन पर भौजी को देखा था। रात न होती तो वह बाहर क्यों आती। उसने सलाम किया। थाल थामने ही जा रहा था कि उन्होंने मजाक कर दिया। कहीं डड़वाड़ डाके रहे का बबुआ जो कांटा बिनाए रहा है। कुछ न कहो भौजी, हंसा कह ही रहा था कि बाबा बोल उठे। फंसी गया था हंसवा आज। वह तो खैर मनाओ बच गया, नहीं तो वह पड़ती कि याद करता एक औरत को इसने। अब हंसी ठिठोली छोड़कर ब्याह करो। जब तक देह कड़ी है दुनिया जहान है, नहीं तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। कहते क्यों नहीं अपने भैया से? गूंगे बहरे कुत्ते बिल्ली सबका तो ब्याह रचाते रहते हैं, पर तुम्हारा ध्यान नहीं करते। खेत बाड़ी जगह जमीन सब तो है। बाबा कुछ नहीं बोले, लगा सेंध पर धरे गए हों। आज ही कहने लगी तो बाबा ने तेल भेजने को कहा। तेल कटोरी लेकर हंसा बाबा के पैताने जा बैठा। अपने पैरों में लगाओ ना हंसा, दर्द कम हो जाएगा। गजब कहते हो भैया, अरे लगाया भी है कभी तेल? और वह बाबा की मोटी रान पर झुक गया। मनो तेल पी गई ये रानें, कितने तो तेल ही लगाकर पहलवान हो गए। हंसा कहने लगा। बाबा चुप पड़े रहे और ऊती से लटकी हुई लालटेन में गुल पड़ गया था। धुएं से उसका शीशा काला पड़ चुका था और कालिख ऊपर उड़ने लगी थी। हंसा उठा और बत्ती बुझाकर लेट गया। भौजी की बात हंसा के कानों में गूंज रही थी। जब तक देह कड़ी है। हंसा ने करवट लेते लेते बूढ़े के डंडे की चोट का हाथ से अंदाज़ा किया और भुनभुनाने लगा। जानबूझकर तो कुछ किया नहीं। हम तो भैया की तरह मेहरारू को आंख उठाकर भी नहीं देखते। यह रतौंधी साली जो न कराए। उसने इधर उधर आंख चलाई पर कुछ नहीं, सब मटमैला धुंध। पाला पड़े चाहे पत्थर, काम से खाली होकर हंसा बाबा के पास ज़रूर आएगा। कभी देश विदेश की बात, कभी महाभारत रामायण की बात, लेकिन गांधी महात्मा की बात में उसे बड़ा मज़ा आता है। किसी ने उसे समझा दिया है कि गांधी जी अवतारी पुरुष थे। उस दिन दालान में कोई नहीं था। शाम का वक्त था। बाबा की चारपाई के पास बोरसी में गोहरी सुलग रही थी। जानवर मन मारे अपनी नादों में मुंह गाड़े थे। रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा था।
कलुआ पाँवों से पोली ज़मीन खोद कर मुकड़ी मारे पड़ा था। बीच बीच में जब कुटकियाँ काटती तो वह कूँ कूँ करके पाँवों से गर्दन खुजाने लगता। इसी समय एक आदमी पानी से लथपथ कीचड़ में अपनी साइकिल को खींचता आया और जैसे ही साइकिल खड़ी करके दालान में घुसने लगा, हंसा ने कहा, जय हिंद की गणेश बाबू। जय हिंद हंसा भाई, जय हिंद। उसने अपने झोले से नोटिसों का पुलिंदा निकालकर बाबा के आगे रख दिया। हंसा बाबा की गुड़वारी में बैठ गया। बाबा नोटिस पढ़कर बोले, कैसे होगा, बरखा बूंदी का दिन है। हंसा कुछ समझ नहीं सका। जब उसका पेट फूलने लगा तो वो बोल बैठा, का है भैया? कोई सुशीला बहन आज यहाँ गांधी जी का संदेश सुनाना चाहती हैं। जिला कमेटी की नोटिस है। क्या लिखा है नोटिस में? हंसा मुंह बाकर उसे देखता हुआ बोला, तनी बांस दो भैया, कौनई भी न होगी। अरे वही, जागा हो बलमुआ गांधी टोपी वाले। हंसा ने खूंटी पर टंगी ढोलक उतार कर गले में लटका ली और एक और पड़े फटे झंडे को लेकर लाठी में टांग लिया। 2 बार ढोलक पीटी। फिर जागा हो बलमुआ गन्ही टोपी वाले आए गैले, टोपी वाले आए गैले गाकर ढोलक पर धड़ाम धड़ाम घूम घूम धड़म धड़म गुड़ुम गुड़ुम। मिनटों में ही 50 लड़के आ जुटे। चल पड़ा हंसा का जुलूस। सुशीला की गवनई जौने में वीर जवाहर की कहानी है। दल के दल लड़का बच्चा सब बोलो बोलो गन्ही बाबा की जय। और फिर जागा हो बलमुआ और हंसा की ढोलक गमकती रही। क्षण भर में ही जैसे सारे गांव को हंसा ने जगा दिया हो। जिधर से देखो लोग उधर से चले आ रहे हैं। लड़के गांधी बाबा को क्या जाने, उनके लिए तो हंसा ही सब कुछ था। एक उनके आगे झंडा तान कर कहता, बोलो हंसा दादा की। कुछ कहते जय, कुछ छय, फिर जोर की हंसी चारों ओर छा जाती। कुछ बूढ़े नाक फुलाते हुए सुरती की नास ले अपनी सुतलियों के ढेरे पर चक्कर देकर कहते, मिल गया ससुर को एक काम, गन्ही बाबा का पायक काहे नहीं हो जाता। कौन ककरेजी जात कुजात मेहरारू मिल जाती। गन्ही को कोई विचार थोड़े है, चमार सियार का छुआ छिरका तो खाते हैं। हंसा को फुर्सत नहीं है। बाबू साहब का तकर पोस और बाबू राम का चमकौआ चादर तो आना ही चाहिए। बाबा चुपचाप बैठे हैं। धीरे धीरे गांव सिमटता आ रहा है। दालान भरता जा रहा है। अंधेरे की गाढ़ी चादर फैलती जा रही है। रिम झिम पानी बरस रहा है। 4 लालटेनें जल रही हैं। बुला तो लिया पानी बूनी में, हल्ला भी पूरा मचा दिया, पर ठहरेंगी कहाँ सुशीला? कुछ खाना पीना आने पर देख लेंगे। अपना घर तो खाली ही है, खाने की भी चिंता न करो, घी है ही, पूड़ी उड़ी बन जाएगी। कहता हुआ हंसा बाहर निकला। हंसा संभाल संभाल कर चल रहा था। अंधेरे की वही धुंध, वही मटमैलापन। आखिर वह क्या करे कि उसे दिखाई पड़ने लगे। वो एक बच्चे की सहायता से किसी तरह बाबू साहब के दालान के सामने पहुंच गया। पहाड़ से तख्त की सिर पर बिड़ई रख उठा लिया और किसी तरह रेंगता रेंगता बाबा के दालान में आ पहुंचा। बाबा बहुत बिगड़े, ससुरा मरने पर लगा है। हंसा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि सुशीला जी आ गई हैं और बाबा के पास बैठ उनकी बातें बड़े ध्यानपूर्वक पीने लगा। सुशीला जी हंसा के ठीक सामने बैठी थी। लालटेन जल रही थी पर वो देख नहीं पाता था कि कैसी है। आवाज़ तो कड़ी है और यह गन्ने के ताजे रस की महक कहाँ से आ रही है। हंसा खो गया। सुशीला का साल भर पहले का गाना, जागा हो बलमुआ गन्नी टोपी वाले आए गईले, उसके होठों पर थिरक उठा। सांवला सांवला सा रंग था, लंबा छरहरा बदन, रूखे रूखे से बाल और तेज आंखें। कैसा अच्छा गाती थी। हंसा सोचता रहा। इसी बीच कीर्तन प्रवचन हो गया। सुशीला जी ने भाषण भी दिया और सारी ग्राम मंडली गुनगुनाती वापस जाने लगी। हंसा खोया बैठा रहा। खजड़ी की डिमडिम और झांझ की झनकार उसके कानों में गूंजती रही। सुशीला का पैना स्वर उसके हृदय को बेधता रहा और दंगल वाली शाम वाली घटना भी उसे बार बार ध्यान आती रही।
देखो न इन आँखों को जो न करा दे। उसकी नसों में रक्त की झंझनाहट भर जाती। एकाएक गन्नी महात्मा की जय सुनकर वह चौंक पड़ा और जोर से चिल्ला पड़ा, जय 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 जय। बहुत रात बीत चुकी है। हंसा के घर में पूड़ियाँ छानने की तैयारी हो रही हैं। आटा गूंथा जा रहा है, तरकारी कट रही है, आग जल रही है, पर भीतर के कमरे की भंडारिया से घी कौन निकाले। हंसा वहीं इधर उधर डोलता है। उसकी आंखें सुशीला जी की आवाज़ का पीछा कर रही हैं। सुशीला जी कभी कभी संकोच में पड़ती हैं, पर हंसा के चौड़े सीने पर उगे हुए बालों के जंगल में वो खो जाती हैं। कितना पौरुषी आदमी है, लेकिन हंसा के आगे वह एक छाया मात्र है, जिसका बस रूप नहीं है आगे और सब कुछ है। मीठी मीठी थकन भरी आवाज़ और डाल के ताजे फल जैसी सुगंध। वो बड़ा खुश है। एक औरत के रहने से घर कैसा हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। वो सोच ही रहा है कि घी की मांग होती है। हंसा उठता है पर चारपाई से ठोकर खाकर गिर पड़ता है। सुशीला जी दौड़कर उसे उठाती हैं। हंसा लाज के मारे डूब जाता है। धत तेरी आंखों की, और वह जल्दी से उठ खड़ा होता है। सुशीला जी उसका हाथ पकड़े थी। चोट तो नहीं आई? घुमची की तरह की आंखें मुलमुलाकर हंसा हंसता है। उसके रोए भभर आते हैं। उसका कलेजा धड़कने लगता है। कहार कहता है, हंसा दादा को रतौंधी है, रतौंधी। रतौंधी? तो बताओ कहाँ है घी, मैं चलती हूँ साथ। मेनका के कंधे पर विश्वामित्र के उलंब बाहु, सावन की अंधियारी और बादलों की रिमझिम, बीच बीच में हवा का सर्द झोंका। दोनों आंगन पार करते बूंदों में भीगते हैं। पीछे से आवाज़ आती है, लालटेन दूँ? एक ही तो है, रहने दो, काम चल जाएगा। घर की अंधेरी भंडरिया। दोनों भटकते हैं। हंसा कुछ बताता है, सुशीला जी कुछ सुनती हैं। आँख कुछ देखती है, हाथ कुछ टटोलते हैं। बहरहाल पता नहीं कहाँ क्या है। अंधेरे में जैसे आँख तैसे बेआँख, दोनों को सहारा चाहिए। कभी वह लुढ़कता है, कभी वह लुढ़कती हैं, और दोनों दृष्टिवान हो जाते हैं, दिव्य दृष्टिवान। सुबह कुत्तों की झाँव झाँव के बीच कारवां आगे बढ़ गया। बैलों की घंटियाँ टुनटुनाई, मुजंगे बोले, और बाबा ने उठकर अपना 56 पतरी वाला बांस का छाता उठाया और ताल की ओर चल पड़े। निर्वाही हो रही थी। रास्ते में मगनू सिंह मिल गए। लग गई पार हंसवा की नाव। क्या हुआ? कुछ न पूछो भैया, तुम्हें खबर ही नहीं। सारे गांव में रात की रात खबर फैल गई। यह ससुरा दुआरे बैठाने लायक नहीं। कहते हैं कि कोई राण रेवा मर दो इसके गले। कल रात बाबू साहब के यहाँ पंचायत हुई। तय हुआ कि अब सभा सोसाइटी की चौकी गांव में नहीं धरी जाएगी। औरत सौरत का भाषण यहाँ नहीं होने पाएगा। बहू बेटियों पर खराब असर पड़ता है। बात यह है भैया कि राजा साहब वोट लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। बाबू साहब उनको वोट दिलाना चाहते हैं। आपके डर से कुछ कह तो सकते नहीं थे, अब मौका मिला है। कैसा मौका? बाबा झुंझलाकर बोले। अगनू आकर उसके छाते के नीचे खड़े हो गए। बोले, उलट दिया हंसवा ने कल रात। क्या मतलब? सच मानो खाना पीना नहीं हुआ। जब बहुत देर होने लगी तो बंगा ने लालटेन ले जाकर देखा और बाहर निकलकर सारे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। अभी तो सर सामान लेकर घाट तक पहुंचाने गया है। बाबा चुपचाप आगे बढ़ गए। इस तरह की बात सुनकर बर्दाश्त करना उनके लिए कठिन है, पर न जाने क्यों उन्हें हंसी आ रही थी। तभी दूर हंसा की भारी आवाज़ सुनाई दी। जग बेल मौलू जुलुम कैलू ननदी, जग बरमा के मोहलू विष्णु के मोहलू, शिव जी के नचिया नचौलू मोरी ननदी। बाबा खड़े थे। हंसा धीरे धीरे पास आ गया। अंधेरा छट गया था। हंसा डर गया था। कैसे खड़ा हूँ भैया के सामने, कैसे? कुछ देर दोनों चुप रहे। बाबा ने देखा हंसा के हाथों में खद्दर के कुछ कपड़े थे, पर उसकी निगाह नीचे ज़मीन में धंसी थी। हंसा, बाबा बड़ी कड़ी आवाज़ में बोले, जहाँ पहुँच गए हो वहाँ से वापस नहीं आना होगा। भैया बोटी बोटी कट जाऊँगा, पर यह कैसे हो सकता है?
हंसा जाने लगा तो बाबा ने कहा, घर जाकर सीधा सामान बांधे आना, आज मछली पकड़वाऊंगा, वही खावा पर बनेगी। अच्छा भैया, कहकर हंसा अपनी बटन सी आंखों को पोंछता हुआ चला गया। गांव में चुनाव की धूम मची थी। बाबू साहब बबनौटी के साथ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। उनके पेड़ों पर इश्तिहार टांग दिए जाते जो उनके आदमी उखाड़ देते। किसान बुलवाए जाते, उन्हें धमकाया जाता। खेत निकाल लेने की, जानवरों को हकवा लेने की बातें कही जाती और हंसा सुशीला की कहानी का प्रचार किया जाता। भ्रष्ट हैं सब, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, गन्नी तो तेली है। और हंसा अब पूरा स्वयंसेवक बन गया है। खद्दर का कुर्ता, टोपी और हाथ की लंबी लाठी में तिरंगा, बगल में बिगुल लटका रहता है और वह बापू के संदेश की पर्ची बांटता फिरता है। बाबू साहब जो कहें मान लो, पूड़ी मिठाई राजा के तंबू में खाओ, खर्चा खुराक बाबू साहब से ले लो और मोटर में बैठो, लेकिन कांग्रेस का बक्सा याद रखो, वहाँ जाकर खाना पीना भूल जाओ। कांग्रेस तुम्हारे राज के लिए लड़ती है। बेदखली बंद होगी, छुआछूत बंद होगा, जनता का राज होगा। एक बार बोलो, बोलो गन्नी महात्मा की जय। घर घर में कंठ कंठ में सुशीला के मनोहर गानों की धुनें गूंजने लगी। गांव के बच्चे हंसा दादा के पीछे हाथों में अखबार की रंगकर बनाई गई झंडियां लिए इधर से उधर चक्कर लगाया करते थे। उन्हीं दिनों गांव में रामलीला होने को थी। बाबू साहब की पार्टी के राम लक्ष्मण बने थे, पर रावण बनने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग कहते रावण बनने वाला मर जाता है, इसलिए कोई तैयार ही न होता था। बाबा दशमी के मालिक थे। हंसा कैसे बर्दाश्त करता कि लीला खराब हो। ऊपर से सुशीला जी लीला खत्म होने पर भाषण करने वाली थी। हंसा सोचने लगा, क्या हो। सहसा लड़कों ने तालियां बजाई और हंसा दादा को घेर लिया। जल्दी जल्दी काली चोंगा रावण के गले में डाल दिया गया। सिर पर पगड़ी बांधकर 10 मुंह वाला चेहरा हंसा दादा ने पहन लिया। हाथ में तलवार और गरज कर बोले, मैं रावण हूँ, कहाँ है दुष्ट राम। एक बच्चे ने अपनी छड़ी में लगा हुआ तिरंगा झट दशानन के सिर पर खोस दिया और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, गन्नी महात्मा की जय। रावण भाषण देने लगा, भाइयों, राम राजा था, देखो छोटी जात का कोई कभी राम नहीं बनने पाता है, राक्षस सब बनते हैं। बिरामीन, कालू, भुलई, फेद्दर, सभी की पार्टी है हमारी, या जनता की लड़ाई है, बोल दो धावा। और हंसा हाथ पांव हिलाता आगे को चल पड़ा। पीछे पीछे सारी राक्षसी सेना, किसानों के बंदर बने लड़के भी अपना चेहरा लगाए गदा लिए जनता की पार्टी में शामिल हो गए। राम बेचारे अकेले बैठे रह गए। रामायण बंद हो गई। तिवारी चिल्लाने लगा, पर कौन सुनता है। गन्नी महात्मा की जय, हंसा दादा की जय। बाबा हंसी के मारे लोट पोट हो रहे थे। उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता था। राक्षसी सेना के काले रंग में रंगे मुंह और हाथों में तिरंगे झंडे देखकर लोग राम के लिए खरीदी मालाएं हंसा के ही ऊपर फेंकने लगे। इसी बीच सुशीला जी तीर की तरह भीड़ में घुसी। कौन बना है रावण? क्या तिरंगा इसलिए है? उन्होंने हाथ से चेहरे को ठेल दिया। सहसा हंसा को देखकर वो पसीने पसीने हो गई। यही स्वयंसेवक हो, बदनाम करते हो झंडे को, बंद करो यह सारा तमाशा, होने दो रामलीला ठीक से। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर लौट गए। बाबा चुपचाप खड़े थे। सुशीला जी अपना झोला संभाले उनकी बगल में आ खड़ी हुई। लड़ाई चलती रही, नगाड़े और ढोल बजते रहे, संठे के रंगे हुए तीर छूटते रहे। पर रावण मरे तो क्यों मरे? चौपाई बार बार टूटती, प्यास बार बार कहता सो जाओ, पर कौन सुनता है। हंसा की सेना क्यों हारे? इसी बीच लक्ष्मण को जमीन से ठोकर लगी और लुढ़क पड़े। उनका मुकुट गिर गया। आगे पीछे दौड़ते दौड़ते राम को चक्कर आ गया और उनको उल्टी होने लगी। सारे मेले में शोर मच गया। जीत गई जनता की फौज, हंसा दादा की पार्टी ऐसे ही वोट जीत लेगी। इधर दिन रात सुशीला जी खचड़ी बजाती घूमती रहती और रात हंसा के घर लौट आती। दूसरे दल के लोगों ने चिट्ठियां भिजवाई, सुशीला जी को यहाँ से बुला लिया जाए, जनता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है,
चुनाव के 2 दिन पहले उन्हें नोटिस मिली कि वह बापू के आदर्शों को तोड़ रही हैं, इसलिए उन्हें काम से अलग किया जाता है। वह हंस पड़ी थी। ईश्वर ने पति से अलग किया, अब बापू के नकली चेले उन्हें जनता से अलग करना चाहते हैं। उनकी खजड़ी और जोर से बजने लगी, उनका स्वर और तेज हो गया। चुनाव के 2 दिन रह गए। सुशीला जी बीमार पड़ गई। हंसा के घर में उनका डेरा पड़ा था। यह बुखार की जलन सह रही थी, पर किसी को अपने पास बैठने नहीं देती थी। रात जब हंसा लौटता तो वह उससे कहती, तुम सुनाओ अपना भजन। और हंसा बिना कुछ सोचे विचारे गाने लगता। फिर प्रचार का समाचार लेकर वह उसके रोए भरे सीने में मुंह छिपा लेती। चुनाव का दिन आ गया, लेकिन सुशीला जी बिस्तर से नहीं उठी। किसानों की जय जयकार करती हुई टोलियां गुजरी तो अपने बिस्तर में तड़प कर रह जाती। हंसा उन्हें बहुत रोकता, पर वह उठकर उनसे मिलती। बाबा बहुत समझाते, पर वह न मानती। चुनाव के दिन डोली में उठाकर वो पोलिंग बूथ पर ले जाई गई। वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें कई बार चक्कर आया और बेहोश हुई। वोट पड़ता रहा। किसान राजा साहब के कैंप में खाना खाते, उनकी मोटर में आते, पर वोट डालते कांग्रेस के बक्स में। उन्हें सुराज मिलेगा, उन्हें आज़ादी मिलेगी, यही सब सोचते थे। तीसरे पहर जोर की बारिश आई। सुशीला जी छाया में जाते जाते भीग गईं। बाबा ने उन्हें डोली में बैठाकर घर भेज दिया। चुनाव चलता रहा। हंसा भूत की तरह काम में जुटा था। बहुत देर पर कभी उसे सुशीला की याद आती तो मन को दबाकर फिर पर्ची बांटने लगता। बहुत कम वोट राजा के बक्से में गिरे। शाम हो गई। राजा का तंबू हारे हुए कर्मचारियों से भर गया। हंसा उन्हें देखकर जाने क्यों क्रोध में जल रहा था। उसे बार बार सुशीला की याद आ रही थी। भैया कुछ और होना चाहिए, मुझे चले जाने दो हंसा। और 25-30 लोग हंसिया लेकर राजा साहब के तंबू की डोरियों के पास खड़े हो गए। कौन जाने क्यों खड़े हैं। हंसा ने विजय का बिगुल फूंका और सारा तंबू 1 मिनट में जमीन पर था। जोर का शोर मचा। किसानों ने जय जयकार किया और लोग अपने घरों को वापस चले गए। सुशीला जी को निमोनिया हो गया, उनकी सांस फंस गई। बाबा रात दिन उनके पास बैठे रहे। हंसा ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, पर फ़ायदा न हुआ। वह बार बार महात्मा जी का नाम लेती और हंसा से उसका भजन सुनती। चुनाव का नतीजा सुनाया गया तो नेता लोग मोटर पर चढ़कर सुशीला जी से माफ़ी मांगने आए, पर सुशीला जी ने मुंह फेर लिया, जैसे वह कहती हूँ, मैं तुम्हारे कर्तव्य जानती हूँ। और हंसा उठकर बाहर चला गया। अंत में एक सुशीला जी की सांस बंद हो गई। हाय मच गई। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। हंसा ने बकरी के लिए पत्ता तोड़ने वाली लग्गी में तिरंगा टांग कर हाथों से ऊपर उठा लिया और अपना बिगुल फूंकने लगा। आज तक गन्नी, महात्मा, जवाहिरलाल और जनता की फौज, यही 3 शब्द वह जानता है। लड़के अब भी उसे उसी तरह घेरे रहते हैं, पर पहाड़ से तख्त को उठा नहीं सकता। हाँ, उठाकर ले जाने वालों को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसता और घंटों हंसता रहता है। उसके खेत में घास उगी है, मकान ढह गया है, पर लग्गी में फटा तिरंगा और सुशीला का दिया हुआ बिगुल अब भी टंगा रहता है। कभी कभी वह गंदे कागज़ दीवारों पर सटाता फिरता है और कभी सारे गांव की गलियां साफ कर आता है। आज़ादी मिली तो उसे रुपए मिले। राजनीतिक पीड़ित था वह, पर वह रुपयों की गड्डी लेकर हंसता रहा और फिर उन्हें गांव की दीवारों में एक एक कर टांग आया। 2 बार लोग उसे आगरे ले गए, पर कुछ ही दिनों बाद फिर हंसा जाई अकेला का स्वर गांव की फिजा में गूंजने लगता। अब भी कभी कभी वह आज़ादी लेने की कस्में खाता है। उसके तमतमाए हुए चेहरे की नसें तन जाती हैं और वह बिगुल फूंकता हुआ कभी धान के खेतों, कभी ईख और मकई के खेतों की मेड़ों पर घूमता और गाता रहता है, हंसा जाए अकेला। तो यह थी मार्कंडेय जी द्वारा लिखित कहानी हंसा जाए अकेला। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।